हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। उससे पहले हम पिछले लेक्चर में जो मैंने क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था उसका आंसर देख लेते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ NaOH आर इन 500 ml ऑफ अ 0.5 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ NaOH। तो वैसे तो हम जो मैं बताती हूँ आपको वन नॉर्मल अगर हमें बनाना है तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा NaOH का 40 ही होगा, क्योंकि नॉर्मलिटी इसकी इक्विवेलेंट वेट 40 ही आता है, बिकॉज इसकी जो वैलेंसी है वो 1 है। ठीक है, तो इतने ग्राम को अगर हम 1000 ml में लेंगे तो हमारा बनेगा 1 नॉर्मल, और यहाँ अगर 0.5 नॉर्मल हो जाता है डिवाइड बाय 2 कर दीजिए इसे, तो ये हो जाएगा 0.5 नॉर्मल 20 ग्राम, इसे भी डिवाइड बाय 2 करा है, 20 ग्राम इन 1000 ml, एक चीज़ सेम रहेगी। ठीक है, तो 0.5 नॉर्मल तो हमें मिल गया यहाँ पर। अब इस 20 ग्राम को और इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें 500 जो हमें रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो मिल जाएगी। तो यहाँ डिवाइड बाय 2 होगा तो 10 ग्राम इन 500 ml। ठीक है, तो ऐसे निकालना चाहे तो ऐसे भी निकल सकता है, अदरवाइज एक और फॉर्मूला होता है, नॉर्मलिटी को हम इस फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप इजी कैलकुलेशंस के लिए रख सकते हो अपने दिमाग में। ठीक है, तो नॉर्मलिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट होगा उसका ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड करेंगे उससे इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, जितना हमारा जो रिक्वायर्ड है या फिर जितना वॉल्यूम हमारा आ रहा है। तो अब इस फॉर्मूले में हम देखेंगे वेट ऑफ द सॉल्यूट हमें निकालना है। ठीक, तो इसी फॉर्मूले से अगर हमें वेट ऑफ द सॉल्यूट निकालना है तो इसको एडजस्ट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास। नॉर्मलिटी गिवन है 0.5 नॉर्मल, ग्राम इक्विवेलेंट हमें निकालना होगा, NaOH है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 1। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट है हमारे पास 40 आ गया, डिवाइड बाय 1 यहाँ पर चला गया है, इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 500 ml। ठीक है, वॉल्यूम रख दिया हमने 500 ml, और यहाँ पर ml में ही रखते हैं इस वॉल्यूम को, इसका ध्यान रखना है हमें। ठीक है, यहाँ मेंशन भी कर रखा है ml, तो ml में ही रखना है इसको, क्योंकि यहाँ हम 1000 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ हमने जो नॉर्मलिटी वाला फॉर्मूला लिया था उसमें ml 1000 ml था ना, इसलिए यहाँ पर भी हमें इसे ml में ही रखना है। ठीक है, अगर ये लीटर में होगा तो इसको हम ओवर रूल कर सकते हैं, अगर हम इसे लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं जो हमारी वॉल्यूम गिवन है, तो हम उसे 1000 से डिवाइड नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जितने लोगों का भी आंसर इसमें 10 ग्राम आया है वो करेक्ट है, और जितने लोगों ने भी वीडियो में आंसर किया है अभी तक वो 10 ग्राम ही किया है, तो दैट इज़ राइट। कंग्रेचुलेशंस, आपको समझ में आ गया और आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया इसको। अब बढ़ते हैं अपना आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। अब एक टर्म मैंने आपको बोला था सॉल्यूशंस, स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम वो कहते हैं जिनका हमें पहले से कंसंट्रेशन पता होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक नया टर्म आ गया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। तो हैं दोनों ही स्टैंडर्ड्स, लेकिन कैसे हैं, एक प्राइमरी टाइप का है, एक सेकेंडरी टाइप का है। तो एक एक करके हम इसको देखेंगे कि प्राइमरी स्टैंडर्ड कैसे होते हैं और सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स वो स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि बहुत ही प्योर और स्टेबल होते हैं कंपाउंड्स। ठीक है, उनका यूज़ हम क्यों करते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड को स्टैंडर्डाइज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो होते हैं वो कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होते हैं, तो उन्हें स्टैंडर्डाइज करना है तो हम किससे करेंगे, प्राइमरी स्टैंडर्ड से। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है, एक फॉर एग्जांपल हमारे पास हम कोई भी कुछ करने जा रहे हैं काम, जिसमें हमें पता है कि ये जो है, जैसे हम कहते हैं ना मानक बना देते हैं, स्टैंडर्ड बना देते हैं,
कि अगर ये चीज़ ऐसा कर लेती है तो ये इस मानक को क्रॉस कर देगी। ठीक है, यानी कहते हैं ना परख पे खरा उतरना वाला, वो वाला हिसाब। फॉर एग्जांपल जैसे कहा जाता है कि आर्मी का टेस्ट है, मेडिकल का टेस्ट है, ठीक है, तो मेडिकल फिटनेस आपकी चेक की जा रही है, तो उसके कुछ प्राइमरी स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हैं कि इतना चेस्ट होना चाहिए, इतना इनहेलिंग पावर होना चाहिए आपके लंग्स के अंदर। तो ये सब स्टैंडर्ड्स अगर आप क्रॉस नहीं कर पाओगे तो यू आर नॉट एलिजिबल टू एंटर इन फिट इन मेडिकल टेस्ट। तो इसका मतलब कि कुछ स्टैंडर्ड्स बना दिए जाते हैं जिनको हम मान के चलते हैं कि ये बेस्ट है, और इससे हमें दूसरे को कंपेयर करेंगे हम, तब हम जाके दूसरे को कह पाएंगे दैट इज अप टू दैट लेवल। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको मेल्टिंग पॉइंट का आपने एग्जाम्पल देखोगे, तो मेल्टिंग पॉइंट में हम क्या करते हैं, एपरेटस को अगर हमें चेक करना होता है तो हम एक ऐसा मेल्टिंग पॉइंट वाला कंपाउंड ले लेते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट हमें नोन होता है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट नोन है और एपरेटस पे भी उतना ही मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है, तो हम कहेंगे कि एपरेटस सही काम कर रहा है। इसी तरीके से हमने कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे मान लिए हैं, क्योंकि हम सोल्यूशन बना रहे हैं यहाँ पर, तो सीधे हम उसी पे आ जाते हैं। तो ऐसे सोल्यूशन जिसमें हमने कोई अमाउंट वेइंग करके डाली, ठीक है, कोई हमने कितना, मान लीजिए हमें ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन बनाना है, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड, और उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 126 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, तो ऑक्सैलिक एसिड प्राइमरी स्टैंडर्ड है, इसका मतलब क्या है कि अगर हमने 126 ग्राम्स पर मोल डिजोल्व किया है 1000 ml में, तो 126 ग्राम यानी कि 1 मोलर सोल्यूशन ही हमारा बनेगा, ये श्योर है। ठीक है, बशर्ते हमने उसकी वेइंग जो है वो अच्छे से की हो। तो वेइंग इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि हमें अभी आप प्रैक्टिकल में भी देखोगे कि वेइंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स बनाते समय हमारे पास ऐसा केमिकल है जो कि बहुत ही प्योर है, जो कि बहुत ही स्टेबल केमिकल है। आपका जब भी वो सोल्यूशन बनेगा वो स्टेबल सोल्यूशन बनेगा, उसमें डिग्रेडेशन के चांस नहीं होंगे। खुद जो केमिकल होगा वो लेस हाइग्रोस्कोपिक होगा, या कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी उस केमिकल की जो कि पास होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला हम क्या करेंगे, ऐसा सोल्यूशन हम जब बना लेंगे उसके बाद हम किसी दूसरे सोल्यूशन को उससे स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। मतलब हम बता सकते हैं कि जो दूसरा सोल्यूशन है सामने वाला, मान लीजिए NaOH है, NaOH इज एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टैंडर्ड, लेकिन NaOH क्या है, लेस स्टेबल कंपाउंड है। आप देखोगे अगर आपने NaOH के पैलेट ऐसे खुले में रख दिए तो वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। ठीक है, इसका मतलब उनमें उतनी प्योरिटी नहीं है। अगर आप उसे वे करोगे, 40 ग्राम मान लो आपको वे करना है 1 मोलर बनाने के लिए, तो इसमें अगर उसने मॉइस्चर एब्जॉर्व कर लिया है तो एग्जैक्टली 40 ग्राम आपके सैंपल में नहीं आ पाया, उससे कुछ कम आएगा क्योंकि मॉइस्चर का भी वेट आ गया है। ठीक है, इसका मतलब कि क्या है, वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। अगर हम उसका 1 मोलर सोल्यूशन बनाना चाह रहे हैं तो एग्जैक्टली 1 मोलर शायद नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो जो सोल्यूशन है, सॉरी, वो जो केमिकल है वो उतना स्टेबल नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम प्राइमरी स्टैंडर्ड से उसे क्या कर लेंगे, स्टैंडर्डाइज कर लेंगे। तो ये तो हो गया ओवरव्यू आपका। ठीक है, अब हम इसकी पॉइंट्स को देखते हैं। अगर हमें लिखना पड़ जाता है कि हम प्राइमरी स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्टैंडर्ड को कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तो हमें प्राइमरी स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, कि वो कंपाउंड्स होते कैसे हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो केमिकली स्टेबल होते हैं। केमिकली स्टेबल होते हैं। ठीक है, लेस कॉस्ट में लेस होते हैं, इट्स ओके, ज़रूरी नहीं है, कभी कभी महंगे भी होते हैं, लेकिन और सबसे पहली चीज़ होती है कि रेडिली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको कोई काम करना है तो आपके पास वो
सब्सटेंस वो केमिकल होना चाहिए, तो जनरली आपको अवेलेबल जो केमिकल होगा आप उसी से ज़्यादा अच्छे से काम कर पाओगे। ठीक है, दूसरा क्या होता है, स्टेबल होते हैं पहला, और दूसरा क्या होता है, प्योर होते हैं। ठीक है, प्योर होते हैं और ड्राई फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब इट शुड बी ऑलमोस्ट 100% प्योर और इन ड्राई फॉर्म। ठीक है, द total amount of impurities should not exceed 0.01 to 0.02%। यानी कितना परसेंट प्योर हो जाएंगे ये, 99.99% या 98% तक प्योर हो सकते हैं। ठीक है, होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट शुड नॉट बी हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। स्टेबल होंगे तो इसका मतलब आप एक पॉइंट लिख सकते हो, इट शुड नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, उनमें ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए। ओके, तो ऑक्सीडेशन यानी कि ऐसा ना हो कि हम उसे वेइंग करने के लिए निकालें और उसका ऑक्सीडेशन हो जाए, तो वो प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं कहलाएगा। ठीक है, should not be affected by कार्बन डाइऑक्साइड। अगर उसको CO2 पास कराई जाए उस पे से, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, और क्या पॉइंट हो सकता है, सॉल्युबिलिटी अच्छी होना चाहिए। अगर आप, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, कि अगर आप कोई सोल्यूशन बनाने जा रहे हो तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, उसकी सॉल्युबिलिटी गुड होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी रेडिली सॉल्युबल अंडर द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। तो आप जो कंडीशन ले रहे हो उसमें रेडिली सॉल्युबल होना चाहिए। ओके, जो टाइट्रेशन एरर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइट्रेशन एरर शुड बी नेग्लिजिबल। Titration error should be negligible। ओके, तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब हमने जो सोल्यूशन बनाया प्राइमरी स्टैंडर्ड का, हमने एक पर्टिकुलर सोल्यूशन मान लीजिए 1 मोलर का बना लिया। ठीक है, उसको हमने एक तरफ रख दिया। सेकंड, हम अब बनाते हैं कोई भी सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ओके, लेकिन उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि लेस स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। जनरली क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इनका यूज़ होता है, लेकिन क्योंकि ये लेस स्टेबल हैं इसलिए इनके कंसंट्रेशन को हम डायरेक्टली नहीं लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कह रहे हैं कि हम 1 मोलर NaOH बना रहे हैं, तो हम डायरेक्टली नहीं ले सकते उसको ऐसे ही, जब तक हम उसे स्टैंडर्डाइज नहीं कर देते। ठीक है, क्योंकि हमने कहा तो है कि हमने 1 मोलर बनाया, लेकिन हमें पता है कि NaOH इज़ अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड को पहले हमें उसका कंसंट्रेशन प्राइमरी स्टैंडर्ड से वेरीफाई करना पड़ेगा कि हमने जितना बनाया उतना है या नहीं है, या फिर जितना भी है हम उतना रखेंगे उसकी वैल्यू को। ठीक है, कैलकुलेशन के टाइम पर। तो इसका मतलब सिंपल सी इसकी प्रॉपर्टी हो गई। ज़्यादा कुछ में, जितने प्राइमरी स्टैंडर्ड में इतनी सारी प्रॉपर्टी थी, इसका सिंपली यही स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये लेस स्टेबल होता है इन कंपेयर टू प्राइमरी स्टैंडर्ड। कई बार ऐसा होता है कि ये कंपाउंड्स जो होते हैं हाइग्रोस्कोपिक होते हैं नेचर में, कई बार इनमें ऑक्सीडेशन हो गया होता है, तो वही उसके ऑपोजिट पॉइंट्स कुछ इसमें हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि ये जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स है हमें बहुत वाइडली यूज़ करना पड़ते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। अभी जब आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करने जाओगे, तो जब किसी सब्सटेंस की हमें क्वांटिटी निकालनी है, तो ये बहुत जनरली यूज़ होने वाले
स्टैंडर्ड्स होते हैं, लेकिन क्या है, ये लेस स्टेबल है नेचर में। तो अब हमें यूज़ भी करना है इनको, क्योंकि यूज़फुल है तो ठीक है। लेकिन क्या है, हमें पता है कि ये थोड़े से स्टेबल कम है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स का। प्राइमरी स्टैंडर्ड हमने बना लिया था, अब सेकेंडरी स्टैंडर्ड का हम पता लगा लेंगे प्राइमरी स्टैंडर्ड से कि वो वाकई ही उतना बन पाया जितना हम बनाना चाह रहे थे या नहीं, क्योंकि प्राइमरी स्टैंडर्ड हमें पता है उतनी ही कंसंट्रेशन का है। ओके, अच्छा, अब आपको ये चीज़ तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हम उसे कंपेयर कैसे कर रहे हैं, ठीक है, कैसे हम कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। तो उस टर्म को हम टाइट्रेशन ही कहते हैं। एक का कंसंट्रेशन नोन है, एक का अननोन है, ठीक है। वॉल्यूम पता हमें चल जाती है कितनी यूटिलाइज हो रही है। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं इसको, रेडॉक्स टाइट्रेशन में, कॉम्प्लेक्स, सारे जितने भी आप कॉम्प्लेक्सियोमेट्रिक टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, इन सब में इनका यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर भी क्या करना पड़ता है, टाइट्रेशन करना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको बेटर तभी समझ में आएगी जब आपको इसके प्रोसीजर्स समझ में आएंगे। कि मान लीजिए हमने ऑक्सैलिक एसिड बना लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, अब उसका हम सोडियम ऑक्साइड का स्टैंडर्डाइजेशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्टैंडर्डाइजेशन कराएंगे। तो ये सारी चीज़ें कवर करने के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। इन सॉल्यूशंस को बनाएंगे और प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स को एक दूसरे से स्टैंडर्डाइज करा कर देखेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशंस को बनाने के साथ साथ उसका स्टैंडर्डाइजेशन भी हम पढ़ेंगे, तब आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो आई होप इसका बेसिक आइडिया आपको इसमें क्लियर हो गया। आने वाले लेक्चर्स में ये कैसे होता है, कैसे हम इसको स्टैंडर्डाइजेशन कराते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड का, हमें ये भी पता चल जाएगा। ओके, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय।